हेलो गाइस। ओके। हेलो गाइस। तो गाइस आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का फोर्थ लेक्चर। तो गाइस इससे पहले हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं और गाइस मैं आपसे विनती करता हूं या फिर रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अगर आपने पिछला लेक्चर यानी पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार उन्हें जरूर देख लें, वरना ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाला है। हालांकि थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाएगा, लेकिन ठीक है। तो गाइस आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डिपेंडेंस ऑफ, हाँ लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था जिसका नाम है रियोस्टेट। सॉरी गाइस, रियोस्टेट। सॉरी, मार्कर मेरा फिल नहीं है। ओके। तो गाइस एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था जिसका नाम है रियोस्टेट। तो इसकी हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि पिछले क्लास में माइक अनचार्ज होने के कारण, ये सॉरी डिस्चार्ज होने के कारण ये टॉपिक हमारा रह गया था। तो अभी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो रियोस्टेट को मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। द डिवाइस द डिवाइस used the device used to change the resistance of an electric current, used to change the resistance, the device used to change the resistance of an electric current, of an electric current is called रियोस्टेट। चलिए गाइस अब मैं इसे समझाता हूं। द डिवाइस जिसका यूज किया जाता है, ऐसा डिवाइस जिसका यूज किया जाता है चेंज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को चेंज करने में ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि एक इलेक्ट्रिक करंट के रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए हमें जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम रियोस्टेट कहते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें ओ सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट आया ना, थोड़ा सा गलती हो गई मुझसे। CIRCUIT ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हाँ ठीक है। The device used to change the resistance of an electric circuit is called rheostat। अब इसे ध्यान से समझते हैं। देखो रियोस्टेट को अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में इसका नाम होता है धारा नियंत्रक। क्या लिखते हैं हम इसे? धारा नियंत्रक। क्या बात करते हैं? धारा नियंत्रक। अब इसे हिंदी में ज्यादा समझ में आता है कि धारा नियंत्रक का मतलब होता है, धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और नियंत्रक का मतलब होता है कंट्रोलर। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने वाला डिवाइस रियोस्टेट कहलाता है। अब ये कैसे कंट्रोल करेगा? हमें पता है आर का मान अगर हम ज्यादा कर देंगे, आर का मान ज्यादा कर देंगे तो हमारा जो आई का मान है वो कम हो जाएगा, और आर का मान कम करने पर यानी रेजिस्टेंस के मान को कम करने पर हमारा आई का मान इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से तो ये जो रियोस्टेट होता है वो क्या करता है? आर के मान को कम और ज्यादा करता है, जिसका इलेक्ट्रिसिटी का मान ऑटोमेटिकली कम हो जाए। आर के मान को यानी रेजिस्टेंस के मान को हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का मान कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस के मान को हम घटाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का मान ज्यादा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो कहता है V = IR, और यहां से आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो V/I आएगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई के, यानी कि आर का मान आई का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान घटेगा, और आर का मान बढ़ाएंगे तो आई का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। तो ये होता है रियोस्टेट। ठीक है। अब हम बात करने वाले आखिरकार इस आर के मान को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आर का मान इंक्रीज होता है और किस तरह से आर का मान डिक्रीज होता है, इसकी हम बात करते हैं कि आर का मान रियोस्टेट क्या करता है? आर के मान को बढ़ाकर डिक्रीज करता है आई के, और आर के मान को घटाकर इंक्रीज करता है आई को। अब इस आर के मान को हम कैसे बढ़ाएं और कैसे घटाएं, इसकी डिपेंडेंसी क्या होती है, हम इसकी बात करने वाले हैं। चलिए अब बेटा तो गाइस चलिए अब मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है। तो गाइस अब मैं बात करने वाला हूं डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, किसकी बात करने वाला हूं मैं? डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। गाइस थोड़ा सा इस क्लास में थोड़ा सा इकोसिस्टम ज्यादा है,
तो प्लीज हमें माफ कर देना। मैं धीरे धीरे इसकी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग इसको सही कर दूंगा, बट अभी थोड़ा सा एको ज्यादा है क्योंकि ये जो कमरा है बहुत ज्यादा खाली है, इसके कारण आपको एको ज्यादा सुनाई दे रहा होगा। तो मैं इसे धीरे धीरे इसे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक के लिए आप भी प्लीज सपोर्ट करते रहिए। ओके, तो आई मीन एडजस्ट कर लेना मेरे कहना। तो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले हम कहेंगे रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी होगी लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी होगी लेंथ ऑफ कंडक्टर। चलिए बात करते हैं। द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, द resistance the resistance increases as the resistance increases as the the resistance increases as the length of conductor, as the length of condu, as the length of conductor increases, increases, it is the resistance is proportional, the resistance is proportional, the resistance is proportional to the length of conductor, to the length of कंडक्टर। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब समझो। द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा एज द लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, यानी कि हमें जो समझो, चलो यहां से समझते हैं। देखो, ये मैंने कोई एक वायर ले लिया, ठीक है, वायर ले लिया, इस वायर की लंबाई मान लो मैंने क्या ले ली, एल, ठीक है, ओके, यानी कि एल लंबाई का वायर ले, और एक और मैंने लंबाई का वायर ले लिया, इसकी लंबाई मैंने ले ली क्या, एल डैश, ठीक है, इसकी लंबाई क्या होगी, एल डैश, मेरा दोनों की लंबाई अलग अलग होगी, ठीक है, इसकी लंबाई क्या मान ली, एल डैश, ओके, ये एल डैश है और ये है एल, ठीक है। अब हम देख सकते हैं आराम से डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि जो एल डैश है वो ग्रेटर देन है एल से, ठीक है, एल डैश ग्रेटर देन है एल से, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस बढ़ेगा एज द लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, जब कंडक्टर की लंबाई बढ़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो कम है, और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, ज्यादा है। तो आशा करता हूँ गाइस आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तो यहां से हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो इक्वेशन क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एल के, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, वो क्या है, इंक्रीजेस है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ओके गाइस, ये आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस ये फर्स्ट कैरेक्टर है कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है, कि कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और कंडक्टर की लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, इस तरह से, ठीक है। चलिए मिटा देता हूं। तो गाइस साथ साथ में आप प्लीज नोट भी करते रहना इन्हें, और आप अच्छे खासे एक नोट जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। अब बात करता हूं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये क्या होता है, चलिए पहले इसकी बात करते हैं आखिरकार ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता क्या है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और कुछ नहीं होता, जैसे कि मैंने एक वायर ले लिया, अब वायर को मैं क्या कर देता हूं, एक बीच से कट कर दिया, कट करने पर आप देखोगे कि वायर का ये वाला जो पार्ट है ये कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ होगा, कुछ इस तरह से राउंडिकल मतलब सर्कल में होगा। तो ये जो सर्कल वाला एरिया है, ये जो सर्कल वाला, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मतलब जो, जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं 20 से काटने के बाद ये जो सीरा आपको दिख रहा है, ये जो सीरा, यही क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर the resistance of a conductor decreases
the resistance of a conductor decreases as the cross sectional cross as cross sectional area as the cross sectional area increases as the cross sectional area increases यानी कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीजेज यानी रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा डिक्रीज होगा एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेज यानी कि जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस का मान कम होगा ठीक है ये कहना इट इज द रेजिस्टेंस inversely proportional the resistance inversely proportional to the cross sectional area ठीक है द रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की चलिए इसे समझते हैं ये कहना चाहता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीज यानी रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा द क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि हम कहना चाहते हैं कि हमने एक वायर ले लिया ठीक है ये हमने क्या ले लिया एक वायर ले लिया और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने क्या मान लिया ए ठीक है इसका क्रॉस सेक्शनल हमने क्या मान लिया ए और ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया दूसरी बात क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है दूसरी बात ठीक है और इसको हम मान लेते हैं ए डेस अब देखिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और इसका ज्यादा है तो जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस का मान क्या होगा कम होगा और जिसका कम होगा उसका रेजिस्टेंस का मान क्या होगा ज्यादा यही बात ये कहना चाहे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीज होगा एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेज यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करने पर जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को जिससे हम ए से दर्शा रहे हैं ठीक है तो यहां से इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड ठीक है तो गाइस अब हमारे ये दो इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन से हम एक नया आउटपुट लेके तैयार करते हैं आपने ये डेफिनेशन लिखी होगी मैं इसे बता रहा हूं ठीक है ओके अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन थी कि हमारा लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड थी हमारी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने पर हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा ठीक है हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा यहां से हमारे दो इक्वेशन आ रही है ठीक है अब हम इन दोनों इक्वेशन से एक नई इक्वेशन बनाते हैं ठीक है तो टू द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टू द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है इन दोनों से हम बात करने वाले हैं तो हम कह देंगे इक्वेशन 1 और 2 से तो इक्वेशन 1 ये रही और ये रही इक्वेशन 2 सॉरी ये रही इक्वेशन सेकंड अब हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं ठीक है तो इन दोनों को जोड़ने पर हम कह सकते हैं आर ठीक है अब हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया एल इसको हमने मल्टीप्लाई एल को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है हो गया अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसे जो कांस्टेंट है आई मीन जो प्रोपोर्शनल का साइन है इन प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा ये कांस्टेंट आएगा तो इस कांस्टेंट को हम लिख देंगे रो से ये जो साइन है इसे हम क्या पढ़ते हैं गाइस रो पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं रो इसे हम पढ़ते हैं रो ठीक है रो क्या होता है इसका नाम होता है इस इनके अंदर इसे कहते हैं रेजिटिविटी क्या कहते हैं रेजिटिविटी क्या कहते हैं रेजिटिविटी ठीक है या फिर दूसरा नाम होता है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिटिविटी और दूसरा नाम है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ठीक है और ये आपको पता है लेंथ ऑफ कंडक्टर ये आपको पता है एरिया ठीक है क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यहां से हमारा एक नया फॉर्मूला बन के आ चुका है ओके गाइस ठीक है अब यहां से हम इसे चलिए आगे ही बात करते हैं ठीक है
तो यहां तक ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं इसकी डेफिनेशन की, रो की डेफिनेशन, यानी ये रेजिस्टिविटी होती क्या है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये डेफिनेशन क्या करेगी। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कह दो या फिर सॉरी गाइस मेरा गला खराब हो रहा है थोड़ा सा, या फिर स्पेसिफिक, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह दो, रेजिस्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इन दोनों की हम बात करते हैं। ठीक है, तो आई मीन सॉरी एक ही है, इनकी बात करते हैं। The resistance of a wire of unit length and unit cross sectional area. The resistance of a wire, the resistance of a wire of unit length and unit cross section area and unit cross sectional area। ठीक है, the resistance of a wire of unit length and unit cross sectional area is called resistivity, या तो हम इसे रेजिस्टिविटी कहेंगे, रेजिस्टिविटी, या फिर हम इसे कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब इसे समझते हैं। ये कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, एक वायर का रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, यानी कि हम आर के फॉर्मूला जाते हैं, तो आर के फॉर्मूले पे हम यहां से आएंगे। ओके, यहां से हम ये आर का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है। ठीक है, अब यहां से हम क्या कहना चाहते हैं कि हम एल की वैल्यू क्या ले लें, 1 मीटर ले लें। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ का मतलब होता है कि एल का मान भी हम 1 कर दें एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि हम ए के मान को क्या कर दें, 1 मीटर स्क्वायर कर दें, यानी कि क्या कर दें, एल का मान भी 1 कर दें, यूनिट कर दें, एंड 1 ए का मान भी हम यूनिट कर दें। तो इस तरह से हम इन दोनों का मान के 1 रखेंगे तो क्या आएगा, आर इक्वल टू रो इंटू 1/1। ठीक है, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, इस तरह से क्या होगा, आर इज इक्वल टू ओनली क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रो। इस तरह से कह सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, जो रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ओके, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी बन जाएगा जब हम इसकी लेंथ को 1 मीटर ले लेंगे एंड उसके जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको भी हम 1 मीटर ले लेंगे। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा ये भी आ चुका है। अब एक काम करते हैं, इस रो की मैं यूनिट भी निकाल देता हूं। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रो, तो यहां से यूनिट भी आप लिख लेना, यूनिट ऑफ रो। तो यहां से जाएंगे तो रो इज इक्वल टू, रो का फॉर्मूला देखो, ए मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में है, तो यहां से ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहां से ये किस में चला गया, मल्टीप्लाई में, और ये जो लेंथ है वो किस में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो आपको पता है जो आर का रेजिस्टेंस का जो यूनिट होती है वो लिख लेना गाइस, ओम होती है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम, लिख लेना। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब अलग से नोट करना चाहो तो यहां से लिख देना यूनिट ऑफ, मैंने लिखा ही नहीं शायद, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम, या तो इसे ऐसे लिखते हैं ओम, या फिर इसे, इसका साइन होता है ये, या तो इसे ऐसे लिखते हैं या इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, रो ओम, और जो एरिया होता है, एरिया आपने बचपन में पढ़ा है, इसका जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर, एंड जो लेंथ होती है उसका होता है मीटर। ठीक है, अब यहां से यहां हम काटेंगे, काटने के बाद क्या होगा, यहां से ओम और यहां से 1 मीटर ऊपर बचा जाएगा, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम इंटू मीटर, ये याद रखना। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी ओम इंटू मीटर। ठीक है, अब इस m को स्क्वायर में मत ले देना। ठीक है, तो वो ध्यान रखना, m को स्क्वायर में मत ले जाना। तो ये हमें यूनिट हमें याद रखनी है, तो ये हमें कुछ यूनिट एंड कुछ फॉर्मूलाज हैं उन्हें हमें याद रखना होगा। तो अभी मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो गाइस आज की क्लास में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, हालांकि एक टॉपिक और है, फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि जो रेजिस्टेंस है उसकी हमने डिपेंडेंसी पढ़नी है। रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी पहली होती है लेंथ पर
पहले किस पे होती है, लेंथ। सर लेंथ में क्या होता है, सर लेंथ हम बढ़ाएंगे तो लेंथ को हम बढ़ाएंगे, अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और हम लेंथ को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि इन दोनों पर्पस से हम कह सकते हैं जो लेंथ है यानी कि जो रेजिस्टेंस है, हम कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड थी हमारी, सर एरिया हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और सर एरिया हम कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। रेजिस्टेंस होगा हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके। अब इन दोनों समीकरण को, इन दोनों इक्वेशन को हम मर्ज करेंगे, मर्ज करने पर हमारा क्या होगा, L अपॉन A आएगा, और इसको हम आगे निकालेंगे तो L इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए आएगा। यहां से रो का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल आ जाएगा, और रो की जो यूनिट है वो क्या बन जाएगी, ओम इंटू मीटर। तो अभी तक हमने ये सारा पढ़ लिया है, डेफिनेशन अपलोड कर लिया, बाकी हमने इतना सही पढ़ा, ज्यादा कुछ हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। ओके गाइस, अभी मैं मिटा तो गाइस ये काफी आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्लीज एक बार इन्हें आप जरूर पढ़ना, ठीक है। अब हम लास्ट बात करने वाले हैं नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर यानी कि मैटर के, यानी जो पदार्थ है, पदार्थ के नेचर पे कैसे बिहेव करता है, ये जो रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो नेचर, मैटर के नेचर पे कैसे, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के बेस्ट कंडक्टर कौन कौन है, इनकी हम बात करें। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है गाइस, याद रख लेना, सिल्वर। सिल्वर को हम Ag से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिल्वर। क्या होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, याद रख लेना, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। उसके बाद में हम कहना चाहें तो हम गोल्ड लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम कहना चाहें तो शायद मेरे अकॉर्डिंग सॉरी उसके बाद में गोल्ड नहीं होता, सॉरी उसके बाद में होता है कॉपर। क्या होता है, कॉपर। कॉपर को हम Cu से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है गोल्ड। गोल्ड को हम पीरियोडिक टेबल के अंदर Au से लिखते हैं, और उसके बाद में हमारा होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसे हम Al से लिखते हैं। तो गाइज ये ऑर्डर आपको याद रखना है, सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होता है, याद रखना, फिर कॉपर होता है, और फिर गोल्ड होता है, और फिर एल्यूमिनियम होता है। सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होता है, लेकिन हम ज्यादातर यूज कॉपर का करते हैं, क्योंकि गाइस ये काफी महंगी है तो हम इसका यूज नहीं करते, हम कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका। अब हम बैड कंडक्टर्स की बात कर लेते हैं कि भाई साहब बैड कंडक्टर कौन कौन से हैं। बैड कंडक्टर CONDUCTOR, बैड कंडक्टर कौन से, बेस्ट कंडक्टर तो हमने देख लिया। अब बैड कंडक्टर्स आपको याद रखना है, एक तो लेड होता है, लेड का फॉर्मूला होता है Pb, आपको ये याद रखना है, ज्यादा कुछ माथा पच्ची नहीं। और सेकंड होता है मरकरी, Hg जिसे लिखते हैं मरकरी, ठीक है, ये होता है मरकरी, ठीक है, मरकरी, ठीक है। तो ये दो आपको याद रखने हैं कि जो बैड कंडक्टर में एक तो लेड होता है, एक मरकरी होता है। आपको बेस्ट कंडक्टर पे सवाल पूछा जाएगा, बैड कंडक्टर पे वैसे तो पूछता नहीं है, और पूछ भी ले तो लेड वगैरह मरकरी वगैरह याद रख लेना, बाकी आपको बेस्ट कंडक्टर ही ज्यादा पूछता है, ये याद होगा, ठीक है। अब हम लास्ट बात करने वाले हैं टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस, यानी टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम टेम्परेचर पे बात करने वाले हैं, टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है। TEMPERA, टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है, इसकी हम बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। द रेजिस्टेंस of metals, the resistance of metals increases, the resistance of metals increases as the temperature, TEMPERA, as the temperature increases, as the temperature इंक्रीज, यानी जो रेजिस्टेंस है वो मेटल्स का इंक्रीज होगा जब हम
जो मेटल के जो टेम्परेचर है उसको हम इंक्रीज कर देंगे। तो बस आपको ये लाइन याद रखनी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा किसका रेजिस्टेंस बढ़ता है अकॉर्डिंग टू, सर मेटल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं। जो रेजिस्टेंस है वो मेटल्स का बढ़ता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, और टेम्परेचर को कम करने पर जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कम हो जाता है। बस आपको इतने से याद रखना है, क्या इतना ही याद रखना है कि मेटल्स के अंदर, इन मेटल्स गाइस ये इंपॉर्टेंट है, इन मेटल से अगर हम आगे बात करना चाहे तो हम सेमीकंडक्टर की ओर बात करते हैं। सेमीकंडक्टर, CONDUC, सेमीकंडक्टर के अंदर उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर के अंदर मेटल्स का जस्ट अपोजिट होता है। टेम्परेचर जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट होता है। टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है और टेम्परेचर को कम करने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है इन सेमीकंडक्टर से। लेकिन हमारे सिलेबस में मेटल्स की बात दी हुई है तो ओनली आपको मेटल्स ही पढ़ना है, सेमीकंडक्टर के आपको अंदर नहीं जाना है। आपको मेटल्स के बारे में पढ़ना है कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस से कम होगा। बस आपको इतना ही पढ़ना है। ओके गाइस, तो आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। प्लीज पिछले वाले लेक्चर जरूर देख लेना और थोड़ा सा इकोसिस्टम ज्यादा है तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और आज मेरा गला भी थोड़ा खराब था। ओके गाइस।